आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के अंतर्गत भाग 2 में चर्चा करेंगे मृदा की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं सबसे पहले मृदा। ये जो शब्द है मृदा, या आप इसको मिट्टी कह दीजिए, सॉइल कह दीजिए, ये अपने आप में एक प्राकृतिक संसाधन है। ये पृथ्वी पर किस रूप में उपलब्ध है? गौर कीजिए, पृथ्वी पर स्थलमंडल आप जानते हैं, स्थलमंडल है और क्या है, उसके अलावा जलमंडल है, और आपने क्या पढ़ा? वायुमंडल पढ़ा। और ये तीनों की ही संकीर्ण भाग क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। अब उस जैवमंडल के अंतर्गत विभिन्न जीव जंतु, पादप, वनस्पति ये सभी पाए जाते हैं। तो ये वनस्पतियां जो पाई जाती हैं, ये वनस्पति पाई जाने का प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है उपयुक्त मृदा का पाया जाना। यानी कि ये मृदा, मिट्टी, आज उसी के बारे में विस्तार से बहुत आसान तरीके से जानेंगे। तो कॉपी पेंसिल लेकर एक एक चीज को नोट जरूर करते जाना। देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। बच्चों, आप एक चीज जान लीजिए कि पृथ्वी पर स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फेयर, ये जो स्थलमंडल है ये 29% भाग को घेरे हुए है। इस 29% भाग स्थलमंडल का ही भाग क्या है? ये स्थलमंडल किसका बना हुआ है? ये पृथ्वी का ठोस भाग है, कठोर चट्टानों का बना हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या है? विभिन्न प्रकार के सेल हैं या चट्टाने हैं, चट्टाने हैं। अब आप ये सेल और चट्टाने ये सब मिलकर ही क्या बन रहे हैं? पिछले भाग में हमने पढ़ा भूमि, भूमि एक संसाधन पढ़ा। अब ये भूमि जो है, इस भूमि का ही एक भाग जो बहुत उपजाऊ होता है, या आप कह सकते हैं भूमि का ऊपरी 25 सेंटीमीटर मोटा जो भाग होता है वही क्या है? मृदा कहलाता है। यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट है, ऊपर का भाग है। अभी उसके बारे में और देखते हैं। तो ये भूमि के अंतर्गत ही क्या है? आप क्या पढ़ते हैं? मृदा को पढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, पूरा एक इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये पूरा एक टेक्सचर दिखाया गया है कि किस तरीके से भूमि जो है, भूमि को अगर आप खोदेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की परतें देखने को मिलेंगी। और बारीकी से आप अगर यहाँ देखें तो ये जो ऊपरी आवरण है, जहाँ वनस्पति मौजूद आपको दिखाई दे रही है, घास वगैरह मौजूद है, विभिन्न पेड़ पौधे इसी पर उगते हैं, ये आप देखेंगे। तो इसके साथ ये नीचे का भाग, इसका स्वरूप अलग है। यहां जाएंगे ये स्वरूप अलग दिख रहा है, ये फिर अलग। तो आप ये देख लें, इस तरीके से जो भूमि का ऊपरी भाग वही क्या है? मृदा कहलाता है। परिभाषा में नोट कीजिए आप, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण, यानी कि पृथ्वी का पृष्ठ क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, यानी कि ये जो पतली परत है, ये पतली परत है, ये पतली जो परत है, ये परत ही क्या कहलाती है? यही मृदा कहलाती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यानी कि जिस तरीके का स्थल होगा उसके आधार पर ही मृदा का निर्माण होगा, उसका रंग है, उसकी खासियतें हैं, उसी आधार पर बनती हैं, जिसके बारे में आगे और देखते हैं अपन। अब आप ये देखिए कि जहां हम ये बात कर रहे थे कि मृदा का निर्माण है वह स्थल के आधार पर निर्भर करता है। यानी कि स्थल पर क्या है मौजूद? विभिन्न प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। अब आप ये सोचिए कि ये जो चट्टानें मौजूद हैं, ये चट्टानें किस तरीके से टूटी महीन कण बने, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा दानेदार कण। अब ये दानेदार जो कण हैं ये बने कैसे? तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है अपक्षय, या इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। ये जो शब्द है अपक्षय, या फिर आप इसको कहिए वेदरिंग कहलाते हैं। ये वेदरिंग प्रोसेस है, यानी कि जहां अपवर्तन एक प्रक्रिया है, ये बहिर्जात बलों में आते हैं, यानी कि पृथ्वी के बाहर निरंतर कार्य करते रहते हैं, दिन रात कार्य करते रहते हैं। अब जो अपक्ष है उसी के अंतर्गत एक प्रक्रिया है। आसान शब्दों में ये जान सकते हैं कि जलवायु के तत्वों से जो चट्टानें उपलब्ध हैं वह स्थितिक रूप में क्या हो जाए? उनका विखंडन हो जाए, उनमें टूट फूट होए,
वही क्या कहलाएगा, अपक्षय। पर कैसी, स्थैतिक अवस्था में, यानी कि कोई चट्टान, आप ये देख रहे हैं ये चट्टान ऐसे कैसे पर्वत पठार मौजूद है। अब आप इसमें देखेंगे ये चट्टानें धीरे धीरे, किसके कारण, मैंने कारण बताया क्या है, जलवायु के तत्व। जलवायु के तत्व क्या होते हैं, जैसे तापमान और वर्षण, ये बहुत खास चीजें हैं। यानी कि जलवायु के तत्वों में आप दो कर लें, एक तो तापमान, ये हर स्थान पर मिलता है, एक वर्षण यानी कि बारिश या आर्द्रता किसी ना किसी रूप में जरूर प्राप्त होती है। अब ये दोनों ही चीजें निरंतर वहां कार्यरत होते हैं और बिना, क्योंकि यहाँ अपर्दन की बात करेंगे तो अपर्दन में तो क्या होती है, गति होती है, और अपक्षय जो है, अपक्षय के अंतर्गत गति नहीं होती है। जो भी कार्य होगा वो चुपचाप होगा। चुपचाप से मतलब है भौगोलिक रूप में उसको कहेंगे स्थैतिक, यानी कि स्टैटिकली होगा, स्टैटिक होगा, यानी कि जो चीज जहां पड़ी है वो हिलेगी नहीं वहीं पर। तो आपको मैं जानकारी दूं, दिन में तापमान अधिक, रात में तापमान कम, गर्म ठंडा होने से भी चट्टानें क्या हो जाती हैं, तड़क जाती हैं, टूट जाती हैं। इसी तरीके से उनमें जल भर जाता है, जल फिर जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो बर्फ भी बनता है तो वो भी 10% आयतन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये कई सारी बहुत बारीक तरीके हैं अपक्षय के, जिनके माध्यम से जो बड़ी बड़े सेल हैं वो विघटित हो जाते हैं और टूट जाते हैं स्थैतिक अवस्था में, और उसी से फिर एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से वो क्या है, दानेदार कणों में तब्दील हो जाते हैं। ये देखिए परिभाषा में क्या है, तापमान परिवर्तन, अभी हमने जाना दिन में अलग रात में अलग, तो सार क्रिया यानी कि बर्फ का जमना, पौधों प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों, यानी कि बहुत सारे अपक्षय के प्रकार हो सकते हैं, भौतिक प्रकार हैं, रासायनिक तरीके हैं, मानवीय हैं, जैविक हैं, इन सब के परिणाम स्वरूप मृदा के निर्माण में वह सहायक होते हैं। द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना किसके अंतर्गत आता है, अपक्षय के अंतर्गत आता है। और आप ये जानिए कि अपक्षय का महत्वपूर्ण रोल किसमें होता है, मृदा परत जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें अपक्षय का एक महत्वपूर्ण रोल है। आगे देखते हैं, मृदा संसाधन जो हम आज पढ़ रहे हैं, इस संसाधन की क्या क्या खास बातें हैं, ये कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता होती है। आप जानते हैं मृदा है, उपजाऊ भाग, ऊपरी भाग है जिसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस की हम बात करेंगे, ह्यूमस, जो ह्यूमस है ये टॉप फर्टाइल पार्ट होता है, और ये ह्यूमस, ह्यूमस ही है, अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है ये बनता कैसे है, सामान्य भाषा में आप जान लीजिए। देखिए पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, सब गल जाती हैं, गलने के बाद किसके कारण, ताप और वर्षण के कारण गल जाती हैं, जलवायु के तत्वों के कारण, और गलकर वो क्या होती हैं, महीन महीन खाद में परिवर्तित होती हैं, और उससे क्या होता है, और जो जितने जीव जंतु हैं वो भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट नीचे डालते हैं ज़मीन पे, तो वो उसके साथ एक रासायनिक क्रिया करके वो क्या है, ह्यूमस के रूप में बदलाव ले लेती हैं। और ये ह्यूमस मृदा का, ऐसे मानिए जैसे हमारे इंसान के लिए श्वास, ऑक्सीजन जैसे बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो मृदा के लिए जो ह्यूमस होता है वो उसका सबसे ज़रूरी अहम हिस्सा है, वही मृदा का एक महत्वपूर्ण गुण है। देखिए क्या है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। यानी कि अब जहां हम बात कर रहे हैं ह्यूमस के बारे में भी अभी जानेंगे, पर खास बात यह है, विचारणीय प्रश्न ये है कि जो 1 सेंटीमीटर परत, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो परत है उसको बनने में कितना, 100 वर्षों का समय, कितने वर्ष लग रहे हैं, 100 साल का समय लग रहा है, यानी कि कितनी लंबी प्रक्रिया है। इसलिए आगे हम और पढ़ेंगे जिसमें इसका संरक्षण के बारे में भी बताया गया है कि इस मृदा संसाधन को हमें बचाना कैसे। देखो प्रकृति का ये एक नवीनीकरणीय संसाधन है, परंतु इस संसाधन पर मानवीय प्रभाव देखने को मिलता है। मृदा का प्रदूषण, मृदा का दोहन हो रहा है, उसके बारे में भी आगे देखते हैं। अगला बिंदु है यहाँ पर, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये मृदा के कुछ गुण हैं, विशेषताएं हैं कि मृदा को अगर आप देखोगे, जिसके बारे में बहुत सारे
अलग अलग मृदाएं अब देखिए, आप अपने खेत की मिट्टी उठा के देखिए, आपको कहीं लाल रंग की मिट्टी दिखाई देगी, कहीं भूरे रंग की दिखाई देगी, कहीं हल्के पीले रंग की दिखाई देगी, कहीं ऐसी मृदा है जिसमें कंकर पत्थर ज़्यादा है। तो ये अलग अलग क्या है, उनकी रासायनिक गुण है। कारण क्या है, क्योंकि चट्टानों से प्राप्त होती है। वह चट्टान किसके हैं, स्थल मंडल के ही भाग है और वहां से प्राप्त होती है ये, और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों को सही मिश्रण मृदा को क्या बना देता है, उपजाऊ बन जाता है। ये जो बात यहां पर आई कि जैव पदार्थ का सही मिश्रण, किसका, खनिजों, ये तो जैव पदार्थ से ही क्या बनेगा, आपका ह्यूमस बनता है, जिसमें पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, इन्हीं का वेस्ट मिलकर क्या बनता है, यही से, इसी से क्या बनेगी, जो मृदा है वो आपकी क्या बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। और मृदा फर्टाइल होगी तो उसके अलग अलग रूप हम किसके माध्यम से, हम किसके रूप में काम में ले रहे हैं। मृदा का सबसे बेहतरीन उपयोग सबसे पहले इंसान ने क्या करना सीखा, खेती करना सीखा। वह खेती किसके, कृषि किससे कर रहा है, मृदा से ही कर रहा है। जहाँ उपजाऊ मृदा है वहाँ के लहलहाते खेत हैं, वहाँ के लोग संपन्न हैं, सिंचाई की सुविधा है, वहाँ के लोग संपन्न हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो मृदा संसाधन से जुड़ी हुई हैं। अब चर्चा करेंगे कि मृदा जो है, हमने स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम दिखाया, वह डायग्राम वापस से आप ये देखिए कि ये जो मैं बात कर रहा था, ये जो लेयर्स हैं, इसकी परतें अलग अलग आपको ये दिखाई दे रही हैं। ये सब परतें इसकी क्या कहलाती हैं, उसको भूगोल की भाषा में उसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये देखिए, ये मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। मतलब आप एक गड्ढा आपने खुदते हुए देखा है, गांव में कुआं खुदते हुए देखा है, और भी चीज़ें हैं, पाइपलाइन कहीं फिटिंग हो रही है वहाँ खुदते हुए देखा है, तो आप ये देखेंगे कि मृदा की इस तरीके की परतें आपको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही है। अब आप ये देखिए कि ऊपरी जो भाग है ये सबसे उपजाऊ, जिसकी अभी मैं बात कर चुका हूँ, तो यही भाग क्या है, ह्यूमस है। ये आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, ये ह्यूमस है और ये वनस्पति के साथ क्या है, ऊपरी परत को बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यानी कि टॉप 25 सेंटीमीटर का पार्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, ये बालू है, गाद है, क्ले, यह के उपमृदा का भाग कहलाएगा। ये नीचे वाला भाग, ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये जो भाग है ये थोड़ा कठोर वाला है। अब ये जो भाग है ये क्या हो गया, ये अपक्षय से हुआ है। ये अपक्षय की प्रक्रिया से धीरे धीरे टूटा है और महीन कणों में तब्दील हुआ है। परंतु इसके नीचे अगर देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ इसके पेत्रक सेल मिलते हैं। यानी कि कोई ना कोई मृदा जो बनी, तो पहले तो वो क्या है, एक सेल या चट्टान का भाग थी। पर वह सेल कैसे थे, तो आपने गत कक्षाओं में पढ़ा होगा, सेल अलग अलग तरीके के होते हैं। आग्नेय सेल होते हैं, अवसादी सेल होते हैं, कायंत्रिक सेल होते हैं। अब इन सेलों के आधार पर ही मृदा का फिर नामकरण किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। आग्नेय सेल जो हैं वो किससे बनते हैं, आग से उत्पत्ति होती है। यानी कि जो मैग्मा है वह बाहर आता है, लावा के रूप में ठंडा हो जाता है, और यानी कि हजारों वर्षों बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो उससे क्या होती है, जो काली मिट्टी, आप उसको लावा मिट्टी भी कह सकते हैं, चरनोजम मृदा भी कह सकते हैं, इस तरीके की मृदा का निर्माण होता है। तो वो किससे हुआ, आग्नेय सेलों से निर्माण हुआ। इसी तरीके से आप और उदाहरण ले सकते हैं, अवसादी सेल हैं, तो अवसादी सेलों से अलग प्रकार की मुलायम मिट्टी, जैसे क्ले अवसादी सेलों का उदाहरण। तो क्ले जो मिट्टी है वो अवसादी सेलों से निर्माण हुआ। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के पैतृक सेलों से विभिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, वो उसके जनित सेल कहलाते हैं। ये है जनक सेल, ये आपने देखा पीले वाला ये भाग ये हो ही गया, और ये जो हिस्सा है ये आपका जनक सेल हो गए। यानी कि ये पेरेंटल रॉक्स हैं, पेरेंट रॉक्स कहते हैं इनको। ये इन्हीं से उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की मृदा की होती है। आगे देखते हैं मृदा निर्माण के कारक। अब अलग अलग जो अभी हमने बात की उसी चीज को आप नोट कर लीजिए क्या क्या है। सवाल अगर आता है मृदा निर्माण के कारक लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। पहला जनक सेल, नंबर 1 अभी हमने बात की, ये जनक सेल हैं। ये वाले क्या हैं, ये जनक सेल हैं। पैतृक सेल, इसके उपरांत का स्वरूप और जलवायु कारक,
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस चित्र में ये देख रहे हैं ये जो बदलाव हुए हैं, तो मैंने इसमें योगदान किसका बताया, अपक्षय का योगदान बताया कि अपक्षय उसमें योगदान करा। तो अपक्षय के घटक क्या पढ़े, अपक्षय किससे करता है, जलवायु तत्वों से करता है। तो जलवायु के तत्व क्या है, ताप और आर्द्रता है, ये प्रमुख तत्व हैं। और इन्हीं के प्रभाव से स्थैतिक अवस्था में चट्टानें क्या हो जाती हैं, विघटित या उनमें क्षय हो जाता है और उसी से मृदा बनती है। अगला है मृदा निर्माण के अन्य कारकों में क्या है, स्थलाकृति है, जैव पदार्थों की भूमिका है, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। ये एक समय भी बहुत खास चीज है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग जो है, समय के अनुरूप ही ये जो परिच्छेदिकाएं आपने देखी, ये एक बार में नहीं विकसित हो गई हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में 100 वर्ष का समय लगता है। तो इतनी लंबी समय प्रक्रिया है। आग्नेय सेल बने, अब आग्नेय सेल कितने वर्ष पहले बने, मान लो क्रेटेशियस काल में दरारी उद्भेदन हुआ, लावा का पठार, दक्कन का लावा पठार बना। अब वो लावा का पठार बना और उसके तुरंत बाद थोड़ी वहां पर काली मिट्टी मिल गई थी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उसको बनने में भी हजारों वर्षों का समय लगा। तो एक समय एक महत्वपूर्ण घटक इसमें होता है, किसके अंतर्गत, मृदा निर्माण के कारकों में। अलग अलग स्थानों पर ये भिन्नता इसमें देखने को हमें मिलती है। अब वही जो कारक हमने पढ़े उसको आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए, कौन कौन से कारक हैं जो निर्माण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनक सेलों की। अभी बात की थी पैतृक सेल क्या होते हैं, जो सबसे गहराई में पाए जाते हैं और अपक्षय के माध्यम से वह धीरे धीरे विघटित होते हैं। तो इसी के आधार पर क्या निर्धारण होता है, मृदा का रंग, फिर गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। पहली खास बात नंबर 1। दूसरा, जलवायु। अभी हमने पढ़ा जलवायु के अंतर्गत क्या है, तापमान है, वर्षा है। ये क्या करते हैं, ये अपक्षय की प्रक्रिया को करने में मदद करते हैं और इसी के माध्यम से क्या बनता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। अब ह्यूमस भी समझ चुके हैं, मृदा का ऊपरी सबसे फर्टाइल हिस्सा, उपजाऊ भाग, ऊपर का 25 सेंटीमीटर का क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है, कि दर को प्रभावित करता है। 3 नंबर पे है उच्चावच के लक्षण। उच्चावच के लक्षण का मतलब होता है, पहले ही बताया आपको, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी, क्षेत्र अलग अलग। ये पर्वत हो गया, ये पठार हो गया, ये मैदान हो गया। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा कह देते हैं, मरुस्थलों में पाई जाने मरुस्थलीय मृदा कह देते हैं। तो हर जगह मृदा अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो वो क्या है, ये सब चीजें क्या कर रही हैं, मृदा के निर्माण को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, इसलिए हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो उच्चावच, तुंगता, तुंगता का मतलब होता है हाइट, और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मतलब तीव्र ढाल होगा तो वहां पर आप ये देखो मृदा का कटाव बहुत तेजी से होगा और वह अलग अलग परतों में फिर वहां जमा हो जाएगी, और अगर पानी बहता हुआ है तो वह भी उसको बहाकर दूरी तक ले जाएगा। तो वह भी उसकी निर्माण प्रक्रिया को क्या करता है, क्योंकि चट्टानें जितनी लुढ़केंगी, जितना उनका क्षय होगा, उतने ही फाइन सेडिमेंट यानी कि दानेदार कणों का निर्माण होता है, या लास्ट में जाके फिर जैसे कीचड़ जो होता है उसको पंख कहते हैं। तो वह भी क्या है, मृदा का एक बारीक तरीका। इसी तरीके से आपने डेल्टा प्रकार की मिट्टी पढ़ी होगी। तो डेल्टा प्रकार की जो मिट्टी है वह कहाँ, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो वो भी क्या, नदी लाकर आखिरी में क्या कर रही है, अपने मुहाने पर बारीक कणों को जमा कर रही है। तो कितना लंबा एरिया, ऊंचाई से भी आ रही है, अलग अलग उच्चावच के लक्षण, पर्वत है, पठार है, सभी से बहती हुई आके लास्ट में अपने मुहाने पर उसको निक्षेपित कर रही है। तो ये कई सारे ऐसे घटक हैं जो क्या करते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चौथे नंबर पे हम देखते हैं वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। ये भी क्या करते हैं, इनका योगदान होता है ह्यूमस के निर्माण में। और आखिरी है इसमें 5वें नंबर पे है समय। समय की अभी मैंने बात की थी, इस चित्र में जो आपने देखा कि ये समय के अनुरूप ही क्या बनती है, सॉइल प्रोफाइल डेवलप होती है। इसमें एक लंबा समय लगता है हमें। आगे देखते हैं। अब इसी के आधार पर ये जो हमने प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, इन कारकों के आधार पर ही हम उदाहरण स्वरूप क्या लेते हैं, भारत की प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी, एक नज़र उस पर डाल के देखते हैं
जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसके आधार पर विश्व की मृदाओं को भी पहचान सकते हैं, भारतीय की नहीं विश्व की मृदाओं को, क्योंकि उनमें कोई भारी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम भारत की मृदा को देख लेते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से जो मृदाएं हैं उसमें आप जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, डेल्टा मिट्टी है, बहुत प्रकार की इस तरीके से मिट्टियां और विभाजित की गई। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसको एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। और ये जो सॉइल होती है, ये जो मिट्टी होती है, ये किससे लाई जाती है? ये नदियों से लाई जाती है। किससे? जो नदी है, नदी से, यानी कि रिवर, नदियों से लाई जाएगी ये मिट्टी। और आप जानते हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन आपने पढ़ा है गत कक्षाओं में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में क्या है? उपजाऊ भाग है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या जैसे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो उन भागों में कारण क्या है? जल की उपलब्धता है। दूसरा कारण क्या है? मृदा अच्छी है, खेती अच्छी होती है। तो ये कई ऐसे कारक हैं जो विभिन्न हमारे मानव के सामाजिक चीज़ों को प्रभावित करते रहते हैं। तो उसी के अंतर्गत जलोढ़ मृदा क्या है? सबसे उपजाऊ मृदाओं में आता है। इसके बाद काली मिट्टी का अभी मैंने जिक्र किया था। काली मिट्टी किससे बनती है? लावा से बनती है। जनित सेल इसके पैतृक सेल क्या कहलाएंगे? आग्नेय सेल इसके पैतृक सेल होते हैं। अब जैसे जलोढ़ मिट्टी है तो इसके पैतृक सेल क्या है? ये अवसाद के जमाव से बन रही है। ये किससे बन रही है? अवसादी चट्टानों से बन रही है। इसी तरीके से लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। अब जैसे लाल मिट्टी है तो हमने एक यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारकों में ये पढ़ा है कि उसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण मतलब आप ये देखेंगे मृदा में लोहा तत्व की प्रधानता है। अगर लोहा ज्यादा पाया जा रहा है तो उसका लाल रंग उसमें देखने को, रेड ऑक्साइड है तो उसमें लाल रंग उसका दिखाई, क्योंकि लोहे पे जंग लगेगा, अपक्षय की प्रक्रिया होगी तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग का होता है। तो इस तरीके से लाल रंग की मृदा। और फिर इसी के जैसी मिलती जुलती एक होती है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा या फिर आप जैसे ईंट के चूरे को ईंट को पीस दीजिए उस तरीके का इसका रंग होता है। पर आप ये देख रहे होंगे कि एक तरफ लाल मृदा भी लाल रंग की होगी और लेटराइट मृदा भी लाल ही रंग की, क्योंकि ईंट का रंग भी वैसा ही होता है। दोनों में अंतर क्या है कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा जो दोनों है, इसमें आप याद रखें यहां पर लिख लें ज्यादा वर्षा। ये कहां पाई जाएगी? जहां ज्यादा वर्षा हो रही है, यानी कि ऐसे स्थान जहां पर अत्यधिक वर्षा यानी कि 600 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होती है, और यहां उससे थोड़ी कम वर्षा यानी कि 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले इलाकों में भी क्या है? लाल मृदा आपको देखने को मिलेगी। मानचित्र में भी एक नजर डाल लेते हैं। ये सबसे पहले 1 नंबर, तो ये 1 नंबर आपका ये हो गया, ये जो भाग हो गया ये आपका 1 नंबर हो गया जलोढ़ मृदा का। काली मिट्टी को दिखा दो, ये 2 नंबर में, ये काली मिट्टी, ये दक्कन का पठार वाला भाग हो गया। ठीक है, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश का कुछ निचला भाग आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप महाराष्ट्र का हिस्सा आ गया, कर्नाटक का हिस्सा आ गया, वो इसके अंतर्गत आते हैं काली मृदा में। लाल मृदा जो है ये हिस्सा आपका यहाँ का आ गया, पूर्व की तरफ का थोड़ा सा यहाँ का लेंगे तो यहाँ लाल मृदा का इलाका आ गया। और ये लेटराइट मृदा जो है ये 4 नंबर की, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि विशेष रूप से ये केरल वाला जो मालाबार तट है इस भाग पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो इससे वर्षा वह ज्यादा करता है। तो इस इलाके में, तटीय इलाकों में आपको क्या देखने को मिलेगी? लेटराइट मृदा देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मरुस्थलीय मृदा 5 नंबर पे, आप ये 5 नंबर आपका ये हो गया, ये मरुस्थलीय मृदा हो गई, नाम से पता है, इसमें ज्यादा नहीं जानकारी की जरूरत है। पर्वतीय मृदा ये भी नाम से स्पष्ट है, ये 6 नंबर पे आपकी पर्वतीय मृदा हो गई, ये हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए। ये आपकी पुस्तक में एक छोटी सी लाइन दी गई है जहां मैं आपको विस्तारित रूप में बता रहा हूं कि आप ये मृदाओं को समझिए, इनके नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। ये इसी के आधार पर फिर विश्व का वितरण भी इसी पर ऐसा ही देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। अगला एक प्रमुख सवाल आता है मृदा का निम्नीकरण, यानी कि सॉइल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, वह किन कारणों से हो रहा है। तो इसका सबसे जरूरी, इस पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मृदा एक नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और इसका दोहन कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। अब मानव के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप
और साथ के साथ कुछ प्राकृतिक ऐसी हैं, जैसे जहाँ बाढ़ आ गई है, जल बहाव ज़्यादा हो गया है, ऐसे इलाकों में भी क्या होता है, देखो मृदा मरती है या डेथ होती है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। गत वीडियो आपने देखा हो, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था कि जो क्रीपिंग डेथ, सॉइल इरोजन क्या कहा है, क्रीपिंग डेथ, रेंगती हुई मौत कहा है सॉइल इरोजन को, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और कितनी उसकी उपयुक्तता है अभी हम पढ़ चुके हैं कि मृदा की उपयुक्तता क्या क्या है। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले, ये मृदा अपरदन जो है ये सबसे बड़ी एक समस्या है। और वह होता किससे है, एक तो वायु से होता है और एक जल से होता है। तो ये दोनों ही को बचाने के लिए हमें कुछ तकनीक, उन संरक्षण के माध्यमों पर जोर देना पड़ेगा, जिसके बारे में अगले मैं अभी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, लिख लीजिए इसको कि मृदा अपरदन और क्षीणता, मृदा संसाधन जो है के लिए दो मुख्य खतरे हैं। यानी कि एक इसका डिग्रेडेशन हो रहा है मृदा का, और एक मृदा सॉइल इरोजन हो रहा है। तो कारण क्या है, इसके रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करेंगे तो एक तो मानव, अभी बात की, एक नंबर तो मानवीय है, और दूसरा इसका जो प्रभावित करने वाला कारक है किसके, मृदा के निम्नीकरण को, किसके फलस्वरूप, प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारकों में जैसे वायु है तो वो भी प्राकृतिक है, बाढ़ आ गई वो भी प्राकृतिक है। तो इस तरीके के कई मृदा का कटाव हो रहा है, जल से हो रहा है, तो वो भी प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। तो ये दोनों ही कारकों से क्या हो रहा है, मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। आप ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे मृदा अपरदन के ही चित्र मैंने यहाँ पर आपको प्रदर्शित किए हैं। ये देखिए किस तरीके से अवनालिकाएं बीहड़ बन जाते हैं, मतलब इस तरीके से खत्म हो जाती है मृदा कि जिस जहाँ लहलहाते खेत देखने को मिल सकते हैं, परंतु सिर्फ मानवीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप, उसके अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप इस तरीके के नज़ारे हमें आज देखने को मिल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा इलाका क्या हो गया है, बंजर हो गया है, ये बंजरता में आ जाती है, बैरन हो जाते हैं, जल स्रोत सूख चुके हैं, और किस तरीके से अलग अलग जो कृषि के तरीके भी वो बदल गए हैं। कई स्थानों में जहाँ पर जल उपलब्ध है वहाँ इतना ज़्यादा खेती उसके आधार पर की जाती है, वही फसलें गेहूँ गेहूँ गेहूँ, चावल 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 ही उगाया जा रहा है। तो एक बदलाव है, रासायनिक खाद इतने दे दिए गए, तो उससे भी क्या हो रहा है, मृदा रासायनिक स्वरूप ही बदल गया। पानी इतना मिल गया, जैसे इंदिरा गांधी नहर वाले इलाकों में देखें, वहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, जल भरण हो गया है। तो वहाँ इतना पानी हो गया है कि, क्योंकि मृदा की भी एक क्षमता होती है कि पानी कितना सोख सके, एक स्पंज की तरह ही होता है। जैसे स्पंज में एक बूंद पानी डालो सोख लेगा, 2 3 4, एक मग्गा डालोगे तो वो पूरा का पूरा स्पंज से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जल की, मृदा की अपनी एक क्षमता होती है कि कितना जल धारण करे, कितना रसायन धारण करे। तो अगर उससे अत्यधिक किया जाएगा तो वह क्या होगी, बंजर हो जाएगी या अनुपयुक्त हो जाएगी, और वह किसकी श्रेणी में आता है, मृदा के निम्नीकरण में आता है। ये देखिए, मृदा के निम्नीकरण के प्रमुख कारकों को आप इस तरीके से लिखें, बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका पहला रेस्पॉन्सिबल कारक जो है वन उन्मूलन है। यानी कि वन है तो वर्षा है, और वर्षा है तो वनस्पति है, वनस्पति है तो ह्यूमस है, और ह्यूमस है तो मृदा है। देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल संतुलन है इनका, पारितंत्र में इनका सब जुड़ाव है, और इसी से क्या है, प्राकृतिक विविधता देखने को मिलती है। ये देखिए, ये वन डिफोरेस्टेशन कहेंगे, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ों की कटाई हो रही है। ये देखिए इस तरीके से, ये अतिचारण क्षेत्र है, ओवरग्रेजिंग हो रही है, ओवरग्रेजिंग हो रही है। मतलब पशु भी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बाकी पशु हैं जैसे भारत के अंदर देखें, भारत में विशेष रूप से राजस्थान की मैं आपको जानकारी दूं कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण होने का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में, राजस्थान में जो कैटल्स हैं, याद रखेंगे कैटल्स जो हैं, कैटल्स मतलब जो भेड़ बकरियां हैं, उनकी तादाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और भेड़ और बकरी, बाकी जानवर कैसे चारा खाते हैं, घास को खाते हैं, विशेष रूप से घास कैसे खाते हैं, वो ऊपरी रूप से उसको काटते हैं, ऊपर ऊपर से खाते हैं, आप ये देखें। परंतु भेड़ और बकरी कैसे खाते हैं, वो क्या करते हैं, खुर से पहले खोदते हैं उसको, उसकी जड़ों को लेते हैं, और फिर उसको फूंक मारकर उसको जड़ के साथ ही उसका भक्षण कर लेते हैं। यानी कि जो घास है, जो भी चीज़ें हैं जो
मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, यानी कि वनस्पति की उस परत को ही वो क्या कर देते हैं, पूरी को नष्ट कर देते हैं। और उनके खुरों से भी क्या होता है, एक अपर्दन होता है। तो ये एक प्रमुखता से एक महत्वपूर्ण कारक है मरुस्थलीकरण के बढ़ने का। और वह किसके अंतर्गत, वह मरुस्थलीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो मृदा के नमनीकरण को यानी कि डिग्रेडेशन को बढ़ावा ही दे रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, पानी है बहा ले जाएगा। ठीक है, भूसंकलन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ये लैंडस्लाइड किस तरीके से होता है, तो ये भी क्या है, मृदा का निम्नीकरण कर देता है। वर्षा से दोहन हो जाता है, ये देखिए वर्षा से किस तरीके से कटाव हो जाएगा, ये कटाव हो गया है। और ये भी क्या है, एक प्रकार से मिट्टी की मौत हो रही है अलग अलग तरीकों से। सामान्य भाषा में देखें, एक और चीज है, ये मानवीय प्रभाव है। इतने रसायन, जैसे पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, इतने रसायन डाल दिए, अब उसका परिणाम किसको, इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। आज पंजाब में कैंसर के जो रोग की है वो सर्वाधिक, और वो जो रासायनिक तत्व डाले गए वो आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में पहुंच रहे हैं। तो कितना बड़ा खतरा है। तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल लेना बहुत जरूरी है। संसाधन मिले तो है, परंतु सही से इस्तेमाल करना हमारा दायित्व है। आगे देखते हैं, बात करेंगे मृदा संरक्षण के उपायों की। यानी कि मिट्टी जो है वह एक अहम भूमिका अदा करती है, ये हम समझ चुके हैं। कैसे बनती है ये भी सीख चुके हैं, क्या क्या उसमें प्रमुखता से किन के कारण से उसको नुकसान हो रहा है। अब हमारा दायित्व क्या बनता है कि उसको बचा लें, वैज्ञानिक पद्धति से अपना लें, कुछ परंपरागत तरीके से भी अपना सकते हैं, जिनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अधिकतर आप में से जो गांव में निवास करते हैं उन्होंने खेती को बहुत बारीकी से देखा है, किसान भाई इस चीज़ को जानते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं। और इस तरीके से आप ये देखेंगे कि इनके तरीके जो हैं ये बहुत ऐसे तरीके हैं जो आपने ज़रूर देखे होंगे, बशर्ते यहाँ उनको आपको लिखना है और याद करना है। जानते आप सभी हैं, तो एक बार फिर नज़र मारते हैं इस पे। मल्च बनाना, मल्चिंग का मतलब होता है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है मल्च। सामान्य रूप से यह है कि गाँव में मैं आपको बता दूं, खेतों में डोले बनाए जाते हैं। याद आ गया, डोले बनाते हैं, तो डोलों पे आप ये देखना कि वहाँ पर क्या करते हैं, मिट्टी पानी से कटाव ना हो जाए, वायु से कटाव ना हो जाए, तो उस पर जो घास फूस होता है जब फसल काटते हैं तो उसके, जैसे ग्वार है, ग्वार का फली वगैरह तोड़ ली और ग्वार के जो सरकंडे ऐसे कैसे खड़े होते हैं उसको क्या काट कर क्या किया जाता है, वहीं पे काटा भी नहीं जाता, वो सरकंडों को ऐसे कैसे खेत में छोड़ भी दिया जाता है। और उसके बाद उसकी क्या होती है, ट्रैक्टर से उराई कर दी जाती है, तो वो मिट्टी में ही मिक्स हो गया। और जब तक उसकी उराई नहीं की थी वो मिट्टी को क्या करके रखा था, बांध के रखा था, तो हवा चल रही थी और नमी को भी बांध के रखा था उसने। इसी तरीके से वहाँ से जब निकला जो भी चारा वगैरह कुछ और चीज़ें निकली, झाड़ियाँ, उसको भी लाकर उन पे लगा दिया गया, तो जिससे वायु और जल ये तो निरंतर गतिशील है। तो इनके परिणाम से बचाने के लिए किसान भाई क्या करते हैं, पौधों के बीच में अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे भूसा या चारा से क्या कर दिया जाता है, इसको ढक दिया जाता है। आपकी पुस्तक में इसको परवाल लिखा गया है, परवाल यहाँ नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ का मतलब होता है चारा या भूसा, उस चीज से ढक दे। तो क्या करेंगे, वो जैविक पदार्थ क्या है, वो नहीं, जैविक पदार्थों में ही आता है ये चारा और भूसा। और ये क्या करेंगे, ये मृदा की जो आर्द्रता होती है उसको क्या करते हैं, बचाए रखते हैं। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये बचाने के तरीके बताए गए। ये देखिए किस तरीके से मेड़ बनाकर किस तरीके से बचा सकते हैं, तो मल्चिंग था। अगला है वेदिका फार्म, टेरेस फार्मिंग। ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जल से यानी कि वाटर से जो इरोजन होता है, अपर्दन, वो बहुतायत में देखने को मिलता है। तो उन इलाकों में क्या करें कि चौड़े समतल सोपान, सोपान का मतलब होता है, आप इसको स्टेप भी कह सकते हैं, स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं इसको, यानी कि सीढ़ी नुमा, क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा खेती भी कह सकते हैं आप इसको, खेती। ठीक है, तो अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
अब पहाड़ी इलाकों में खेती करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर खेती करने के लिए क्या किया जाए, स्टेप बना दिए जाएं। अब फायदा देखो क्या होगा, ये आप स्टेप्स देख रहे हैं। अब यहाँ से पानी गिरा, यहाँ फसल उग गई, पहले भाग, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब आप ये देखिए कि अगर ये पूरा एक तीव्र ढाल होता, इस तरीके से ढाल होता, ऐसे होता, तो यहाँ से ये मिट्टी का कटाव क्या कर देता, कटाव कर देता मिट्टी का बहुत तीव्र। अब ये जो फसल उगाई गई है ये एक एक सोपानों पर उगाई गई है, और सोपानों की मदद से क्या है, ये मृदा को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, और जल की आपूर्ति यानी कि नमी भी इनमें मौजूद बनी रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पहाड़ी इलाकों में मृदा के निम्नीकरण या संरक्षण को करने के लिए। अगला देखते हैं, समोच्च रेखीय जुताई, कंटूर प्लॉचिंग है, यानी कि खेत में आपने देखा होगा ट्रैक्टर से जब उसकी उराई की जाती है उसको, तो ट्रैक्टर क्या करता है, ऐसे राउंड शेप में ये कंटूर्स होते हैं, ऐसे करता है, ये ऐसे ऐसे उराई करता है, ये है, ये समोच्च रेखा होती है। तो इस तरीके से करने से अगर वह सीधे सीधे करेगा तो हवा क्या करेगी, सीधी उसको उड़ा के ले जाएगी, और ऐसे करेगा तो इधर से क्या है, यहाँ से उड़ेगी मिट्टी इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब आप ये देखिए कितना मृदा का संरक्षण होने में बचाव। अब उसमें जब आप किसान भाई बीज डाल देंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक एक यहाँ पर इसका बचाव ये हो गया, तो एक तरीके से इसका जो कटाव है वह नहीं हो पाएगा। लिखिए इसको, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक विशेष प्रकार से पहाड़ी ढालों के लिए बताई गई है। मैदानी इलाकों में भी इस तरीके से कंटूर प्लॉचिंग की जाती है, वो भी एक तरीका इसके अंतर्गत आता है। रक्षक मेखलाएं, शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं, ये विशेष रूप से कहाँ देखने को मिलेंगे, तटवर्ती इलाकों में। ये क्या करती हैं, इनकी जड़ें मृदा को बचा के रखती हैं, बांध के रखती हैं। तो ये शेल्टर बेल्ट्स ऐसे कहाँ बनाए जाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में भी। तटीय प्रदेशों में तो एक तो पानी के कारण उत्पाद मचाया जा सकता है, दूसरा है पवन कहाँ है, मरुस्थलीय इलाकों में, शुष्क इलाकों में देखना, तो वहाँ पर भी पेड़ों की ऐसे क्या लगा दी जाए, खेत के जो डोले हैं उन डोलों के पास क्या लगा दी जाए, पेड़ों की ऐसी कतार लगा दी जाए। ऐसे पेड़ जो कम पानी में पनप सकते हैं, तो वो आसानी से क्या है, एक तेज हवा चलेगी उससे भी बचाव करेंगे और मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे। वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अगला देखते हैं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, कंटूर बैरियर्स बना दिए जाते हैं। ये सेम कंटूर प्लॉचिंग के जैसा, ये थोड़ा सा अंतर है, इसमें चट्टानों का इस्तेमाल किया जाता है और वही गोल तरीके से उसके एक एक करके किनारों पर उसको लगा दिया जाता है। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए क्या है, पत्थर या फिर घास या मृदा का उपयोग किया जाता है। मृदा का उपयोग क्या है, इससे क्या बनाए जाते हैं, डोले बनाए जाते हैं, उनसे है, सामान्य है। मैंने बताया था जो भी घास वगैरह बच गया, फसल का अवशेष बच गया, उसको भी लाकर, झाड़ियां बच गई वो भी लगा दी जाती हैं, बाड़ बना दी जाती है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए क्या बना दी जाती हैं, खाइयां भी बना दी जाती है, तो वो भी संचय ही आप ये देख रहे हैं। ये एक पत्थर की दीवार है, ये पत्थर की दीवार है, ये इस तरीके से ये डोले अवरोध बनाए गए हैं, ये देखिए ये अवरोध बनाए गए हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अगला देखते हैं, चट्टान बांध, रॉक डैम्स बनाए जाते हैं। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि जिन इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा बहता है तो वहाँ पर बैरिकेड्स बना दिए जाए, रोकने के लिए पत्थरों की चिनाई कर दी जाती है, तो पानी उनसे उतर उतर के धीरे धीरे जाता है, तो वो पत्थर भी क्या करेंगे, तो वो मृदा के कटाव को रोकेंगे। यह अवनालिका अपरदन से रक्षा करते हैं और मृदा क्षति होने से रोक। अवनालिका का मतलब है गुली रोजन, गुली रोजन, ये गुली रोजन होता है, यानी कि नालियां सी बन जाती हैं कटाव होने से, तो उससे बचाव कर सकता है ये, और मृदा की जो क्षति है उसको रोकने से बदल। तो ये देखिए ये इस तरीके से रॉक बैरियर्स बनाए गए हैं, रॉक डैम्स। अगला देखते हैं, बीज की फसल उगाना, इंटरक्रॉपिंग। किसान भाई इस चीज़ को जानते हैं कि किस तरीके से इंटरक्रॉपिंग, मतलब अब आमदनी बढ़ाने के लिए भी एक अच्छा तरीका है ये, और मृदा के संरक्षण को भी किया जा सकता है। देखिए कैसे करते हैं,
2 फसलें उगाएं, हम 2 उगाएं, 3 उगाएं, ऐसी उगाएं कि वो अलग अलग समय में, क्योंकि अब किसान लोग भी है, शिक्षित हो गए हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए हैं, तो उनसे उन सलाह मशवरा मिलता रहता है उनको। 1551 एक हेल्पलाइन सेंटर है जो किसानों की मदद ऐसे कार्यों के लिए करता रहता है। तो वहाँ से उनको जानकारी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके की फसलें उगाएं। जैसे एक जगह गेहूँ उगा लिया, फिर चना उगा दिया, कोई एक चीज़, ठीक है। अब इसके बीच में कोई सब्जी उगा दी, सब्जी के बाद कोई ऐसी चीज़ उगा दी, पशुओं का चारा उगा दिया। यानी कि जो अलग अलग समय पे हम उगाएं कि एक तरफ गेहूं को काटें तो दूसरी फसल वहाँ उगती रहे, वो भी पैदावार मिलती रहे, आमदनी की आमदनी और मृदा का संरक्षण हो रहा है। यानी कि बीज फसलें उगा दी जाती हैं। तो कैसे हैं, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। आप ये देख रहे, ये अलग अलग कतारें बनी हुई हैं। ये फसल अलग है, ये 1 नंबर फसल, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर वापस। तो इस तरीके से कतारों में अलग अलग बो दी गई, ठीक है। इस तरीके से फसलें अलग अलग उगा दी गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मृदा जो एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है उसका संरक्षण कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है और इसके को हमें समय देना है, और समय के अनुरूप ही ये क्या हो जाता है, वापस से रिन्यू हो जाता है। तो आशा करते हैं ये पाठ पसंद आया होगा। इसी के साथ निरंतर वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।